नमस्कार, यूपी विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले गाजियाबाद की खबर के साथ, जहां पर एक छात्र ने अपने शिक्षक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर एक छात्र ने अपने शिक्षक पर फायरिंग की है और ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। छात्र के बारे में जो जानकारी मिल रही है, 12वीं का ये छात्र है जिसने अपने शिक्षक पर फायरिंग की है। हालांकि इस घटना में जो शिक्षक हैं जिन पर गोली चलाई गई वो बाल बच्चे हैं। 12वीं में पढ़ने वाला छात्र। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर है जहां पर एक 12वीं का छात्र अपने शिक्षक पर गोली चलाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुरादनगर के कृष्ण विद्यालय निकेतन स्कूल का ये मामला है। 12वीं का ये छात्र है जिसने अपने शिक्षक पर गोली चलाई। राहत की बात यह थी कि शिक्षक को गोली नहीं लगी, उनके बगल से गोली गुजरी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरी जो घटना है वो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखिए कि कैसे यहां पर गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, बड़ा पाक रिश्ता माना जाता है, उस गुरु पर एक जो छात्र है वो गोली चला रहा है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज देखिए और ये किस तरीके से हिंसा की ओर आज का युवा बढ़ रहा है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है, ये वीडियो कर रहा है। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं और चिंता करने वाली बात भी है कि आखिरकार जिस स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो अपना भविष्य संवारेंगे, वहां पर जाकर वो हिंसक क्यों हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब इस लड़के को हिरासत में लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार उसने क्यों अपने शिक्षक पर गोली चलाई, क्यों उसने अपने शिक्षक को जान से मारने की कोशिश की है, शिक्षक पर उसने फायरिंग की है। और ये तस्वीरें उस फायरिंग के दौरान की है। हालांकि राहत की बात है कि गोली उस शिक्षक को नहीं लगती है, उसके पास से वो गोली गुजर जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की और ये वाकई चिंता की बात है, डरने वाली बात है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको अहिंसा की शिक्षा दी जाती है, वो आखिरकार क्यों हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। 12वीं का ये छात्र है तो मान के चलिए बमुश्किल इसकी जो उम्र होगी वो 15-16 साल के बीच इसकी आयु होगी। ऋषभ भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषभ, इस लड़के के बारे में कोई अपडेट अभी तक आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से टीचर ने अपने छात्र को डांटा था क्योंकि वो शोर मचा रहा था क्लास में, उसी को लेकर वो छात्र इतना नाराज हो गया कि उसने अपने टीचर पर ही फायरिंग कर दी। हालांकि टीचर बाल बच गए, उन्हें गोली छूटी हुई निकली है, लेकिन फिलहाल जो आरोपी छात्र है वो फरार है। उसने अपने 3 साथियों के साथ में मिलकर उन पर फायरिंग, अपने टीचर पर फायरिंग की। जी, ये लेकिन ऋषभ, बड़ी चिंता की बात है कि आखिरकार पहली चीज की बच्चा हिंसक क्यों, दूसरी चीज कि बच्चे के पास ये हथियार कहां से पहुंचा, ये भी एक जांच का पहलू होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो गुरु को जो दर्जा दिया गया है भगवान से भी पहला दिया गया है, लेकिन आजकल जो छात्र हैं वो अब गुरु को गुरु नहीं माने। सिर्फ उनकी गलती इतनी थी कि वो शोर मचा रहे थे और उन्होंने उन्हें डांटा, उसी के चलते उन्होंने फायरिंग की। हालांकि जो जिस हथियार से बताई जा रही है फायरिंग हुई है वो भी अवैध हथियार है, तमंचा बताया जा रहा है। जी चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये जो लाल घेरा हमने किया है इसमें आप देखिए कि शिक्षक कैसे गिरते हैं, फिर वो भागते हैं। 12वीं का ये छात्र है और इसने सिर्फ इसीलिए अपने शिक्षक पर फायरिंग की क्योंकि शिक्षक ने स्कूल में इसे डांट दिया था। उसके बाद उसने अपने 2-3 साथियों के साथ मिलकर शिक्षक पर फायरिंग की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बच्चा, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं है कि व्यक्तिगत मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले देश के अलग अलग हिस्सों में आते हैं जहां पर बच्चों को ये देखा जाता है कि बच्चे हिंसक हो रहे। 12वीं का ये छात्र है तो मान के चलिए इसकी उम्र 15-16 साल होगी, ये नाबालिग होगा। आखिरकार नाबालिग के पास हथियार कैसे पहुंचा, यह भी एक जांच का विषय हो सकता है। और किस तरीके का ये हथियार है, देसी है या फिर कोई अत्याधुनिक हथियार है, किससे इसने फायरिंग की है, ये तभी पता चल पाएगा जब इस बच्चे को पकड़ा जाएगा और उससे पूछताछ होगी।
चलिए बढ़ते आगे अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसें आमने सामने भिड़ गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां पर टायर फटने की वजह से एक बस दुर्घटनाग्रस्त होती है और आमने सामने दोनों बसों के बीच टक्कर होती है और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। क्योंकि ये यात्री बस है तो इसमें यात्री बैठे हुए होंगे। 25 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। अलीगढ़ के करसुआ के पास ये हादसा हुआ है। घटना की सूचना के बाद जो जिले के डीएम हैं वो कई अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और तत्काल जो घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजघाट गए थे, राजघाट फूल अस्थियां बनाने। दर्शन के पिताजी थे जिनकी अस्थियां बहाने गए थे। ये वहाँ से लौट के आ रहे थे, अस्थियां बहा के आते में रास्ते में हादसा हुआ है। ये दर्शन जी की अब कैसी कंडीशन है? सर डेड हो गई, उनके हाथ के ऑन द स्पॉट मर गए। मतलब उनके बड़े बेटे थे ये दर्शन। उनके बेटे की वो मौत हो गई। जी उनकी भी मौत हो इसके गई। अलावा लगभग कुल मिलाकर टोटल कितने लोग? करीब 17 लोग अभी घायल हैं, 3 लोग ऑन द स्पॉट डेड हो गई उनके सर। 8:30 बजे के आसपास मेरे पास खबर आई कि जवा में शुरुआती सूचना तो ये मिली थी कि जवा में बस पलट गई है, लेकिन वो सूचना ठीक नहीं थी और 3 एम्बुलेंसेस इंजर्ड को लेकर दीनदयाल पहुंची थी। वहाँ से मुझे खबर लगी तो मैं दीनदयाल के लिए रश किया। रास्ते में डीएम साहब को इन्फॉर्म किया कि ऐसी एक घटना हो गई है। वहीं जाते जाते मैंने इमरजेंसी में यहाँ मलखान सिंह को फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि मलखान सिंह में भी इंजर्ड आ चुके थे और 3 लोगों को बताया जा रहा है कि वो ब्रॉड डेड थे। दीनदयाल में 15 लोगों का पता चला था कि भर्ती हुए हैं वहाँ पे और 11 लोग यहाँ पे भर्ती हैं और 3 जो है ब्रॉड डेड हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं कोई? हाँ, इसमें 2 बच्चे हैं यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो ठीक है और वहाँ पे भी मैं 2 बच्चों को देख के आया हूँ। 2 बच्चे थे वो भी ठीक हुए। सर टोटल गिनती कितनी हुई है? अभी 3 लोगों का पता चला कि 3 लोग जिसमें 2 पुरुष हैं 1 महिला है। योगेंद्र सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से, हमारे संवाददाता इसी पर अपडेट के साथ। योगेंद्र, सबसे पहले जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, घायलों में से करीब लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक है और बाकी लोग जिनको छोटे भर्ती है, इसके करीब लोग भर्ती थे, जिसमें 8 ऐसे जिनको मामूली मतलब चोट है, लेकिन इतनी चोट की जो गंभीर अवस्था में, लेकिन 10-12 लोग ऐसे जिनकी स्थिति काफी गंभीर है। अभी लोग वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हायर सेंटर रेफर करना पड़े? देखिए, यहाँ पर हायर सेंटर जैसे अभी जितने भी हो सब मलखान सिंह हॉस्पिटल में है। अगर हायर सेंटर करना भी पड़ता है तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, जैन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर उनको भेज देते हैं। लेकिन अभी तक उसमें से ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। अभी तक वो मलखान सिंह हॉस्पिटल में उनका सबका इलाज चल रहा है। ठीक है। और ये जो मृतक हैं वो ये उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, मृतकों के जो पास पहचान पत्र मिले हैं या जो उनके सगे संबंधी है, उसमें से पुलिस उनकी पहचान अभी करने की कोशिश कर रही है। जो लोग बने हैं उसमें से 1 या 2 की पहचान होगी, बाकी लोगों की भी करने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अलीगढ़ में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घटनास्थल पर अधिकारी पहुंचे और पीड़ितों की हर तरीके से सहायता की जाए। अलीगढ़ में रोडवेज की बसों के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में 5 लोगों की अब तक मौत हुई है। 25 लोग घायल थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे हैं जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी जैसे मुख्यमंत्री को मिली है, मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उनको हर संभव स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, उनकी मदद हो पाए, इसके आदेश दिए गए हैं। इसके निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। तो रोडवेज की ये 2 बसें आपस में टकराई हैं और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि एक बस में संभवतः टायर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो अनियंत्रित हुआ होगा और सामने से आ रही बस से उसकी भिड़ंत हो गई होगी। तो ये 2 बसों के बीच भिड़ंत हुई है। रोडवेज की बस है तो इसमें यात्री मानकर चलिए भरे होते हैं और ये 2 बसों के बीच टक्कर हुई है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं, 5 लोगों की मौत हुई है और 1 दर्जन के करीब लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल ये निर्देश
मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से दे दिया गया है कि मौके पर पहुंचे और घायलों को हर तरीके से मदद मुहैया करवाई जाए। रोडवेज की 2 बसें वर्धा के उसके जो इंडियन ऑयल का डिपो है उसके पास में एक बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से दूसरी बसें टकरा गई। उसमें मौके पे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पर भी अभी हॉस्पिटल में भी एक आदमी की डेथ हुई है, तो कुल 5 मृत्यु हुई है और करीब 25 से 30 लोग घायल हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको मेडिकल कॉलेज JNMC मेडिकल कॉलेज हमने भेज दिया है और यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। परिजनों को सूचना की जा रही है। शासन के आदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी घायल हैं और जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर उनके इलाज की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ। अगली खबर भी अलीगढ़ से है, जहां पर स्कूल प्रशासन की कारस्तानी की कुछ तस्वीरें देखने को मिली है। जिले में नौनिहाल स्कूल खुलने के साथ स्कूल प्रशासन की ओर से दी गई नौकरी में लग जाते हैं। तो अलीगढ़ में नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की एक नौकरी लगी है। सुबह सुबह जो बच्चे आकर स्कूल में जो उनको बैठना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, किताब कॉपी खोलनी चाहिए, उनके हाथों में झाड़ू थमा दी जाती है और स्कूल के बच्चे सभी कमरों में झाड़ू लगाते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे नहा धोकर साफ सुथरे होकर घर से स्कूल आते होंगे, वो झाड़ू लगाने के बाद गंदगी से गंदे भी होते होंगे। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर सफाई कर्मी के नाम पर शासन से तनख्वाह भी ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं सरकार सफाई कर्मी के नाम पर। अब सवाल उठता है कि सफाई कर्मी के नाम पर जो तनख्वाह बन रही है, जो सैलरी बन रही है, वो पैसा कहां जा रहा है, किसके मन में जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मी है नहीं, सफाई का काम यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। अलीगढ़ के धनीपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रशासन का ये चेहरा हमारे कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि कैसे स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं और उनके हाथों में किताब कॉपी की जगह पर झाड़ू है, वो झाड़ू लगा रहे हैं। और जो जानकारी यहां पर आई है वो चौंकाने वाली है। बाकायदा इस स्कूल में सफाई कर्मी के लिए एक पद सृजित है, और या फिर कहें कि सफाई कर्मी के नाम पर शासन से पैसे लिए जाते हैं। अब अगर शासन से सफाई कर्मी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं तो सफाई कर्मी तो वहां पर काम कर नहीं रहा, आखिरकार वो पैसा जा कहां रहा है? क्या वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किसी के जेब में जा रहा है? क्योंकि साफ सफाई का काम तो स्कूल के लोगों ने स्कूली बच्चों को थमा दिया है, क्योंकि वो जब स्कूल अपने घर से पहुंचते हैं तो पहले अपने क्लास के बाहर झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद वो अपनी क्लास में बैठते हैं। योगेंद्र सिंह एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेंद्र, यहाँ इसमें 2-3 बातें बड़ी क्लियर हैं। पहली चीज कि बच्चों का भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई की जगह उनसे दूसरा काम करवाया जा रहा है। दूसरा मामला भ्रष्टाचार का भी आ रहा है, क्योंकि अगर शासन से सफाई कर्मी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और वहां पर सफाई कर्मी है नहीं, तो पैसा किसके खाते में जा रहा है? देखिए, जो सरकार है वो शिक्षा विभाग पर इतना बड़ा खर्च करती है कि जो BSA होता है, BSA ऑफिस सबसे बड़ा, जो क्या कहते हैं, चाहे वो शिक्षकों की तनख्वाह हो, चाहे सबसे बड़ा बजट होता है। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार के मामले की बात करें तो इसका सबसे नंबर 1 पर रहता है। इसीलिए ना तो ज्यादातर विद्यालयों में जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हो पाते हैं, तो बहुत से जो टीचर जो है उनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उनको ऐसे ही चलता है सब ले देने के बाद। और दूसरी चीज ये जो सामने आई है कि एक बात बताइए, जिस शिक्षा के ऊपर सरकार करोड़ रुपए का बजट देती है और वहां पर कोई माँ बाप अपने स्कूल में बच्चे को भेज, वहां पर उसका जो झाड़ू पकड़ा दी जाए, जो बच्चा होता है छोटा होता है, उसे अगर टीचर ये कहे चलो तुम झाड़ू लगा दो, उसे नहीं पता होता उसका अधिकार क्या है। लेकिन फिर बच्चों को अधिकार नहीं पता, तो इसी वजह से वो शिक्षक और जो स्कूल प्रबंधक होते हैं वो उसी का फायदा उठाते हैं, बच्चों से अपने स्कूल की झाड़ू लगाते हैं। ये तो बच्ची झाड़ू लगाती है, टॉयलेट तक साफ कराई जाती है। इस मामले में इस पूरे प्रकरण पर जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, बड़े बाबू हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनसे आज मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अब उनका देखते हैं, उनका पक्ष भी जानेंगे इस बारे में, उनका क्या कहना है। अगर एक स्कूल में इस तरीके की चीजें हो रही हैं योगेंद्र, तो हम मानकर चल सकते हैं कि और दूसरे स्कूलों में भी इस तरीके का नजारा देखने को मिल सकता है। देखिए, तो पहली तस्वीर नहीं है,
अभी तक हमने बहुत सारे स्कूलों में कई बार जब भी कोई भी वीडियो आती है तो यहाँ पर भेजते हैं किसी तरीके से कि भाई ये तो कुछ वीडियो सामने आ जाती है कि ऐसा नहीं है जब बच्चों से सफाई ना कराई जाती हो, और खासकर गांव के स्कूलों में। वहां पे तो जैसे जैसे बच्चे होते हैं, अगर अपने घर में बेटी होती है वो झाड़ू लगाती है, उसी तरीके से स्कूल में कह देते बच्चों की झाड़ू लगाओ। तो बच्चों के साथ एक अत्याचार है कि कोई स्कूल पढ़ना है। लेकिन आप बता रहे कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, इनका रिपीटेशन हो रहा है, लगातार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, और कुछ एक तस्वीर ही है जो कभी कैमरे में कैद हो गई तो सामने आ जाती हैं, और कई सारी घटनाएं सामने नहीं आती होंगी। लेकिन जो घटनाएं सामने आ जाती हैं उस पर भी अगर एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो पैसा मारा जा रहा है वो कहीं और भी पहुंच रहा है। देखिए, जो भी पैसा, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला होता है, भ्रष्टाचार में अगर आप किसी से भ्रष्टाचार के पर बात करो तो उसका सीधा सीधा जवाब होता है कि आप सिस्टम के तहत काम करिए। तो ये भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो नीचे से लेके ऊपर तक सब इसमें शामिल रहते हैं। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। वहीं नोएडा में त्योहार से पहले एक्शन में आबकारी विभाग आ गई है। पुलिस के साथ मिलकर आबकारी विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की है। विशेष तौर पर डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, छापेमारी की है, और इस छापेमारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 9 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 30 बोतल बियर की बरामद की गई है। यह कार्रवाई नोएडा थाना एक्सप्रेस वे पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में अंजाम दिया है। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले शराब के तस्करों पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है ताकि त्योहारों में शराब का इस्तेमाल ना हो, और उत्तर प्रदेश में जो होने वाले पंचायत चुनाव हैं उसमें भी शराब का इस्तेमाल ना हो, विशेष तौर पर अवैध शराब का इस्तेमाल ना हो, उसका गलत बेजा इस्तेमाल ना हो। वही लखनऊ में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की आज समीक्षा की हुई है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने आज बुंदेलखंड में बन रहे एक्सप्रेसवे के निर्माण की समीक्षा की है। ये समीक्षा बैठक हुई है जिसमें एसीएस गृह अवनीश अवस्थी मौजूद थे। यमुना नदी पर सबसे कम समय पर इस पुल का निर्माण होगा। निर्माण को लेकर देश में रिकॉर्ड स्थापित करेगा ये यूपीडा, ये दावा है अवनीश अवस्थी का। अब तक लगभग 47% जो भौतिक कार्य है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा युद्ध स्तर पर इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। परियोजना में यमुना, बेतवा और केन नदी पर तेजी से पुल बन रहे हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में गुणवत्ता में किसी तरह की कमी न हो और जल्द से जल्द इसे रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया जाए। आरओबी का निर्माण शीघ्रता से करने का निर्देश अवनीश अवस्थी ने दिया है। इसके अलावा आरई पैनल निर्माण के काम में तेजी के साथ स्ट्रक्चर्स के काम में भी शीघ्रता लाई जाए। टोल प्लाजा निर्माण के काम में भी तेजी लाया जाए, ये निर्देश अधिकारियों को अवनीश अवस्थी की ओर से दिया गया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में शीघ्रता लाने के भी निर्देश दिए हैं। एसीएस गृह ने गुणवत्ता की जांच लगातार किए जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके से बड़े बजट खर्च होते हैं तो उसमें जो क्वालिटी है उस पर सबसे ज्यादा जोर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो काम हो रहा है लगातार उसके गुणवत्ता की भी चेकिंग होनी चाहिए। आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, आज जो बैठक हुई है उसके बाद माना जा सकता है कि जो ये काम चल रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसे रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने के लिए जो एक योजना बनाई गई उसकी रूपरेखा को तय किया गया है, उस पर और मॉनिटरिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से वहाँ पर एसीएस होम खुद, जो कि यूपीडा के भी सर्वे सर्वा हैं, जिस अंदाज में वो सक्रिय है, अभी कुछ दिन पूर्व भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि हवाई सर्वेक्षण से भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा निरीक्षण किया गया था। यहाँ पर एक जानकारी देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये कुल जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना है इसमें 296 किलोमीटर की है और इसमें 47% कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यानी कि जो तय समय सीमा है उससे पहले
पूरा निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, इस तरह का दावा कर रहे हैं। और इसके अलावा बताया आपको जो यहाँ पर क्लियरिंग एंड जो ग्रेमिंग का कार्य है वो भी 97% पूरा किया जा चुका है। मिट्टी डालने का जो कार्य है वो 82% से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। तो जो मिट्टी डालने का कार्य है मेन यही बाधा होता है, वो काफी कुछ पूरा हो चुका है। तो जिससे उम्मीद की जा रही है कि समय से पहले जो तय समय सीमा है उससे भी पहले कार्य पूरा हो जाएगा और आम जनता के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे खोल दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का एक बयान आया है। आयुष्मान कार्ड को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को अब 30 रुपए का शुल्क नहीं देना होगा। यह बड़ा ऐलान स्वास्थ्य मंत्री ने किया है कि आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं, जो उनको 30 रुपए का शुल्क देना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में 4 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने में 10 लाख कार्ड बनवाए हैं और केंद्र पर लगने वाले शुल्क की जो भरपाई है वो सरकार करेगी, आम लोगों को उसका वहन नहीं करना होगा। आज जिला योजना की बैठक थी। हर साल की तरह आज जिला योजना की बैठक होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत इसका कुल परिव्यय हमको तय करना था विभिन्न विभागों का। 32,863 लाख का ये वित्तीय परिव्यय इसको तय किया गया है। विभिन्न मदों में सभी विभागों में जो एक अनुमानित एक धन की आवश्यकता होती है पूरे साल में काम करने के लिए विभिन्न योजना के अंतर्गत, उसको आज हम लोग सब बैठ के उसका तय करते हैं और उसको तय करने के बाद ये शासन में जाता है, वहां से पैसा इस पर आवंटन होता है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर फर्जी सिम के मामले में आरोपी खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। खुशी दुबे को जमानत मिल गई है। बिकरू कांड में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी आरोपी बनाया गया है। कानपुर देहात कोर्ट ने आज खुशी दुबे को जमानत दे दी है। अन्य मुकदमों में भी खुशी को अब जमानत करनी पड़ेगी। अधिवक्ता शिवकांत दीक्षित ने इस मामले में पैरवी की है, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। जो आरोपी अमर हैं उसकी पत्नी खुशी दुबे है और फर्जी सिम का ये जो मामला था जिस पर एक केस दर्ज हुआ था बिकरू मामले में, उसमें आरोपी है खुशी दुबे और इस मामले में खुशी दुबे को आज कोर्ट ने जमानत दे दी है। कानपुर देहात की कोर्ट में ये मामला चल रहा था और इस मामले में कानपुर देहात की कोर्ट से खुशी दुबे को जमानत मिली है। हालांकि खुशी दुबे के ऊपर सिर्फ ये एक फर्जी सिम का मामला नहीं है, कई और भी मामले हैं और उन मामलों में भी अब खुशी दुबे को अपनी जमानत करनी होगी। लेकिन एक मामला जो फर्जी सिम का था, उस मामले में जो अमर दुबे है, उसकी पत्नी है ये खुशी दुबे, उसे जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश का यह बिकरू कांड जो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था और इस मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, आरोपियों को मार गिराया गया और अब जाकर जो केस अभी चल रहा है, अलग अलग मामले हैं। रमन गुप्ता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, एक मामले में खुशी दुबे को बेल मिली है लेकिन अभी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई होंगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो खुशी दुबे है वो कुख्यात अपराधी अमर दुबे की बीवी है, जो काफी लंबे समय से जेल में बंद है। उसको फर्जी सिम मामले में अभी हालांकि कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है और भी अभी उस पर कई गंभीर आरोप हैं। 120 की भी मुलजिम है खुशी दुबे। अभी भी जो उसके वकील हैं उनको फर्जी सिम मामले में अभी जमानत तो मिल गई है, लेकिन आगे भी कई मामलों में वो दोषी है जिस पर आगे सुनवाई होने बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं गाजियाबाद में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की है। गाजियाबाद में तस्कर अजमेरी की करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को गाजियाबाद प्रशासन ने कुर्क किया है। सीओ लोनी और तहसीलदार लोनी प्रकाश सिंह ने यह कार्रवाई की है। जो तस्कर है अजमेरी देवी, इसने अवैध रूप से करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करके रखी थी। इस मामले में अजमेरी पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और इस मामले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो ट्रॉनिका सिटी के कासिम बिहार कॉलोनी है, यहां पर नशे के सौदागर अजमेरी देवी ने नशे के कारोबार से अवैध रूप से
करोड़ों रुपए कमाए और उन अवैध कमाई के पैसे से संपत्ति इकट्ठा की, उस पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की है और संपत्ति को कुर्क किया है। नाम की नशे के तस्कर है, जिसके विरुद्ध काफ़ी संख्या में अभियोग पंजीकृत थे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत इसके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। कुल 11 संपत्तियां प्रकाश में आई थी, जिनकी रिपोर्ट अटैचमेंट करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को पेश की गई थी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कुल 11 संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। कीमत की बात करें तो कितनी कीमत लगभग होगी? सही मूल्यांकन किया जा रहा है। कुल कितनी कीमत की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन करोड़ों में है प्रॉपर्टी। ट्रॉनिका से प्रदीप बंसल इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये जो कार्रवाई हुई है ये से फौरी तौर पर कह सकते हैं कि एक शुरुआत है, और अगर इस तरीके की और भी अवैध संपत्ति होगी उस पर भी प्रशासन की नजर होगी। जी देखिएगा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक अपराधियों के खिलाफ एक कार्रवाई कराई जा रही है और आगे भी ये ऐसे आपराधिक नशे कारोबार के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी आज थाना टोनिका सिटी क्षेत्र की कासिम बिहार कॉलोनी में अजमेरी नाम की महिला के खिलाफ आज प्रशासनिक अधिकारियों व क्षेत्रीय पुलिस ने मिलकर 11 संपत्ति नशे कारोबारियों की जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। क्षेत्रीय अधिकारी अतुल कुमार सोनकर का कहना है जी कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही।